चुनाव सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, ये जमीन की कहानी होती है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के झाबुआ की, एक ऐसी सीट जो पूरी तरह से आदिवासी बहुल है, और देखेंगे कि कैसे यहाँ चुनावी हवा का रुख पूरी तरह से बदल गया। चलिए इस दिलचस्प पॉलिटिकल केस स्टडी की परतें खोलते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हम 5 कदम चलेंगे। सबसे पहले हम झाबुआ की जमीन और उसके लोगों को जानेंगे। फिर हम सुनेंगे कि जनता के बही खाते में क्या दर्ज है, उनकी उम्मीदें और शिकायतें। इसके बाद हम वोटों के गणित को डिकोड करेंगे। फिर देखेंगे कि जीत का वो ब्लूप्रिंट क्या था। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि एक चुनावी जनादेश को असल गवर्नेंस में कैसे बदला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से, झाबुआ की प्रोफाइल। किसी भी चुनावी रणनीति को बनाने से पहले उस जमीन को समझना बहुत जरूरी होता है। ये देखिए, झाबुआ मध्य प्रदेश का एक बहुत ही जरूरी विधानसभा क्षेत्र। और जरूरी क्यों है? क्योंकि ये एक एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ की पूरी सियासत, यहाँ की पूरी राजनीति आदिवासी समुदाय के मुद्दों, उनकी उम्मीदों और उनकी आकांक्षाओं के इर्द गिर्द घूमती है। यही बात इसे चुनावी नजरिए से बहुत खास बना देती है। देखिए, झाबुआ को सिर्फ एक विधानसभा सीट समझना एक भूल होगी। ये अपने आप में एक पूरा पॉलिटिकल इकोसिस्टम है। यहाँ जो हो रहा है, यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो आर्थिक लड़ाइयाँ हैं, वो असल में हमें पूरे देश के बड़े पॉलिटिकल ट्रेंड्स की एक झलक देते हैं। चलिए अब कुछ बुनियादी आंकड़ों पर नजर डालते हैं। झाबुआ में वोटर्स हैं करीब 2,70,000। लेकिन सबसे अहम आंकड़ा ये है, यहाँ की 90% आबादी, जी हाँ 90% आबादी आदिवासी समुदाय से है। बस ये एक आंकड़ा ही यहाँ की पूरी राजनीति का डीएनए तय कर देता है। तो जमीन समझ ली, आंकड़े देख लिए, अब समझते हैं कि इन वोटर्स के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। हमारा दूसरा पड़ाव है द पीपल्स लेजर, यानी जनता का बही खाता। वो कौन सी तकलीफें हैं जो यहाँ के वोट को दिशा देती हैं? अगर झाबुआ के लोगों की सारी शिकायतों और उम्मीदों को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये होगी, हमें नौकरियां और अधिकार चाहिए, पलायन और बेदखली नहीं। आप सोचिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाई है। तो वो बही खाता खुलता कैसे है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी और पलायन। यहाँ के नौजवानों को काम के लिए पड़ोस के गुजरात जाना पड़ता है। मनरेगा जैसी सरकारी योजनाओं में पेमेंट में देरी होती है तो ये पलायन और बढ़ जाता है। इसके अलावा जमीन और जंगल के अधिकार की लड़ाई जो पीढ़ियों से चली आ रही है। और हाँ, बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, स्वास्थ्य, पीने का पानी, इनकी कमी तो है ही। ये सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हैं और ये सीधे सीधे लोगों के सम्मान और गरिमा पर चोट करती हैं। और गरिमा के साथ जीना हमारे संविधान की बुनियाद है। एक सूचित और जिम्मेदार नागरिक संवाद इसी बुनियाद पर खड़ा होता है। अच्छा, तो ये सारी तकलीफें, ये सारी शिकायतें वोटों में कैसे बदलती हैं? अब कहानी का रुख मोड़ते हैं आंकड़ों की तरफ। चलिए वोट की एनाटॉमी को समझते हैं। 2018 के चुनाव नतीजों को देखिए, तस्वीर एकदम साफ है। एक तरफ आईएनसी, जिनका वोट शेयर था करीब 31.88%। दूसरी तरफ बीजेपी, जिनका वोट शेयर था 37.81%। मतलब हार का अंतर था 10,437 वोटों का। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है। इस खाई को पाटना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। और फिर ये होता है, ये चार्ट देखिए, ये एक असाधारण बदलाव की कहानी है। 2023 के अनुमानित नतीजों में इंडियन नेशनल कांग्रेस का वोट शेयर 32% से उछलकर करीब 50% पर पहुंच जाता है। आप समझिए, राजनीति में 18 पॉइंट का स्विंग, ये बहुत रेयर होता है। ये किसी जबरदस्त अंडरकरंट का साफ संकेत था। तो ये हुआ कैसे? इस तूफान के पीछे सबसे बड़ी वजहों में से एक थी बढ़ा हुआ मतदान। वोटर टर्नआउट सीधा 11% बढ़ गया। और ये एक नियम जैसा है कि जब भी इतने ज्यादा नए या उदासीन वोटर घर से बाहर निकलकर पोलिंग बूथ तक आते हैं तो ये अक्सर बदलाव की एक बहुत गहरी इच्छा का इशारा होता है। तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, आखिर कोई भी पॉलिटिकल कैंपेन 10,000 वोटों के घाटे को पाट कर एक 18 पॉइंट का स्विंग कैसे ला सकता है? इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी? इस कैसे का जवाब छिपा है जीत के इस ब्लूप्रिंट में। एक खास रणनीति जिसे नाम दिया गया है चतुर्मुख सिद्धांत या द चतुर्मुखा डॉक्ट्रिन। तो ये चतुर्मुख सिद्धांत है क्या? ये असल में रणनीति के 4 मजबूत स्तंभ है। पहला, इलेक्टोरल
यानी वोटों का पूरा गणित। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल, मतलब जमीन पर कार्यकर्ताओं का जाल। तीसरा नैरेटिव, यानी वो कहानी, वो मैसेज जो आप जनता तक पहुंचाते हैं। और चौथा रिसोर्स, यानी आपके पास मौजूद हर तरह की ताकत और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी एक ईमानदार स्वॉट एनालिसिस से शुरू होती है। यहाँ ताकत क्या थी? उम्मीदवार की अपनी आदिवासी विरासत, यानी भूरिया परिवार का नाम। कमजोरी, पार्टी का संगठन उतना मजबूत नहीं था और सामने वाले के मुकाबले रिसोर्स कम थे। मौका क्या था? जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी, लोगों में बेरोजगारी को लेकर गुस्सा था। और सबसे बड़ा खतरा, सामने वाली पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति का इस्तेमाल कर सकती थी। इसके अलावा बाहरी माहौल पर भी नजर रखनी थी। पॉलिटिकली सरकारी योजनाएं सत्ताधारी दल के हाथ में थीं। इकोनॉमिकली खेती का संकट पलायन को और बढ़ा रहा था। सोशली साक्षरता भले कम हो, पर आदिवासी संस्कृति बहुत मजबूत थी। और टेक्नोलॉजिकली युवाओं के हाथ में मोबाइल फोन एक बड़ा मौका था अपनी बात पहुंचाने का। तो ठीक है, स्ट्रैटेजी बन गई, लेकिन असली खेल तो एग्जीक्यूशन का है। अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जनादेश से शासन तक। क्योंकि देखिए, चुनाव जीतना तो बस आधा काम है। इसके लिए एक बहुत ही सटीक 90 दिन का एक्शन प्लान बनाया गया। इस 90 दिन के काउंटडाउन को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहले 30 दिन लिसनिंग टूर्स, गांव-गांव जाकर सिर्फ लोगों को सुनना और उनकी शिकायतों का एक मैप तैयार करना। अगले 30 दिन मैनिफेस्टो लॉन्च और मास कॉन्टैक्ट, जो सुना उसी के आधार पर घोषणा पत्र बनाना और उसे घर घर तक पहुंचाना। और आखिरी 30 दिन हाइपर लोकल GOTV, यानी गेट आउट द वोट, एक-एक वोटर को पोलिंग बूथ तक लाने पर सारा फोकस। तो जमीन पर क्या किया गया? कुछ बहुत ही ठोस कदम उठाए गए। पहला, हर पंचायत में कैंडिडेट की मौजूदगी को पक्का किया गया। दूसरा, जमीन और नौकरी से जुड़ी शिकायतों के लिए लोकल लेवल पर शिकायत सेल बनाए गए। तीसरा, वोटों का बंटवारा ना हो, इसके लिए मुद्दे पर आधारित समझौता किया गया। और चौथा, इन सब पर नजर रखने के लिए एक वॉर रूम जो 24 घंटे काम कर रहा था। और आज के दौर में जमीनी काम के साथ साथ डिजिटल स्ट्रैटेजी भी उतनी ही जरूरी है। यहाँ क्या किया गया? स्थानीय भीली बोली में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कैंपेन चलाए गए। पलायन के दर्द को दिखाने वाले छोटे छोटे वीडियो बनाए गए। और हाँ, जो वोटर्स तय नहीं कर पा रहे थे, उन्हें लोकेशन के हिसाब से टारगेट किया गया। लेकिन यहीं पर एक जिम्मेदारी की बात भी आती है। डिजिटल दुनिया में किसी की निजता और उसकी सहमति बहुत अहम है। भारत के DPDP फ्रेमवर्क के तहत हर व्यक्ति के डेटा का सम्मान करना जरूरी है। एक जिम्मेदार राजनीतिक प्रक्रिया हमेशा लोगों की सहमति का ध्यान रखती है। तो आप देखें, ये पूरी मेहनत सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए नहीं थी। इसका असली मकसद कहीं ज्यादा बड़ा था। मकसद था एक डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क बनाना, एक ऐसा सिस्टम जो चुनाव के बाद भी सरकार को लोगों के प्रति जवाबदेह रखे। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब किसी भी चुनाव क्षेत्र की ज़रूरतों को, वहाँ के लोगों के दर्द को इतने सटीक तरीके से मैप किया जा सकता है, तो फिर एक राजनीतिक जनादेश की असली जिम्मेदारी क्या होती है? अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।